ॐ गं गणपतये नमः। मेरे YouTube परिवार के सभी सदस्यों को सादर प्रणाम, बच्चों को स्नेह। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक नए विषय को लेके, मृदा या मिट्टी। मृदा या मिट्टी यह है एक ऐसा विषय है जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक जुड़ा हुआ होता है। मृदा में ही या मिट्टी में ही हम बचपन से लेके बड़े तक हमारा सारा जीवन इसी में व्यतीत होता है। इसी मृदा से संबंधित आज मैं बहुत सारी जानकारी लेके आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आइए हम चलते हैं अपने विषय की ओर। उसके पहले कुछ कहना चाहूँगी कि जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत 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 धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आइए हम चलते हैं अपने विषय की ओर। मृदा किसानों की जीविका का मुख्य आधार मृदा ही है। वह मानव जाति इस मृदा पे ही निर्भर है। वह कपड़े से लेके अन्य जो भी उपयोगी वस्तुएं हैं वो सब हमें मृदा से ही लगभग प्राप्त होती है। इसी मृदा से संबंधित मैं कुछ प्रश्नों को आज लेके आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसे आइए हम चलते हैं अपने मुख्य विषय की ओर। मृदा मृदा शब्द से संबंधित मैं लगभग 30 प्रश्न आपके समक्ष लेके आई हूँ। इन प्रश्नों को हम आज हल करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके हर प्रकार की परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होंगे, ऐसा उम्मीद करती हूँ। ये लगभग कितने प्रकार की होती है उसके बारे में पहले जान ले, फिर हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो पहली तो हमारी जलोढ़ मृदा, दूसरी हमारी क्या काली या रेगड़ मिट्टी, तीसरा जो है मरुस्थलीय मिट्टी, चौथी जो है लेटराइट मिट्टी, और पांचवी जो है पर्वतीय मिट्टी या मृदा। इतने प्रकार की मृदा हमारे भारतवर्ष में पाई जाती है। इसी पे आधारित मैं कुछ प्रश्न लेके आई हूँ। सबसे पहले हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में जानते हैं। जलोढ़ मिट्टी से संबंधित मैं यहाँ पे कुछ प्रश्न आपको हल कराऊंगी। जैसे कि जलोढ़ मिट्टी की खुदाई करने पर यह कितने किलोमीटर की गहराई तक यह पाई जाती है। जहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वहाँ हम अगर खुदाई करें तो ये लगभग कितने मीटर की गहराई तक यह पाई जाती है। तो यह 490 मीटर की गहराई तक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। फिर जलोढ़ मिट्टी में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो उसमें चूना और पोटास बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। यहाँ क्या होगा, चूना और पोटास। फिर जलोढ़ मिट्टी में किन प्राकृतिक तत्वों की कमी होती है। तो जलोढ़ मिट्टी में किन तत्वों की कमी होगी, तो इसमें फास्फोरस, नेत्रजन फास्फोरस और जीवाश्म के अंश, इनकी कमी जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। फिर जलोढ़ मिट्टी के बारीक कणों को क्या कहा जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी के जो बारीक कण होते हैं, उसमें छोटे छोटे कण होते हैं, उन्हें हम जलोढ़क नाम से जानते हैं। फिर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। जो जलोढ़ मिट्टी है कैसे इसका निर्माण होता है। तो हिमालय से निकलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज और इनकी जो सहायक नदियां हैं, इनके द्वारा बहाकर लाई गई कांप के द्वारा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। फिर अगला प्रश्न है कि जलोढ़ मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदि क्षेत्रों में यह प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि जलोढ़ मिट्टी को किन नामों से जाना जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी को हम कांप, चीका, दोमट, कछारी मिट्टी आदि नामों से हम जानते हैं। फिर जलोढ़ मिट्टी का रंग किस रंग का होता है। तो यह हल्की भूरे रंग की होती है।
फिर नदियों के निक्षेपण से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? तो नदियों के निक्षेपण से दोमट या इसी जलोढ़क मिट्टी का या कछारी मिट्टी का निर्माण होता है। फिर डेल्टाई भागों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो डेल्टाई भागों में सामान्यतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी में उर्वरकता की कमी को हम क्या कहते हैं? तो मिट्टी में उर्वरकता की कमी को हम मृदा अपरदन कहते हैं। फिर अगला है कि काली मिट्टी के और कौन कौन से नाम हैं, यानी काली मिट्टी को और किन नामों से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को हम रेगड़ मिट्टी या कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं। फिर कौन सी मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त है, यानी कौन सी मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त है? तो अभी हमने बताया काली मिट्टी को और क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? कपास वाली मिट्टी। तो यानी कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी। फिर स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहा जाता है? तो स्वतः जुताई वाली मिट्टी हम काली मिट्टी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो काली मिट्टी होती है उसमें बालू के कण जो होते हैं या जो मिट्टी होती है बहुत बारीक बारीक होती है, और जब ये सूख जाती है तो इनमें अपने आप ही क्या हो जाती हैं? दरारें पड़ जाती हैं, और दरार पड़ने के कारण मिट्टी में ऑक्सीजन का आवागमन बना रहता है। इस कारण से हम इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो काली मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में चूना, पोटास, मैग्नीशियम और लोहा पाया जाता है, यानी ये खनिज जो तत्व हैं ये पर्याप्त मात्रा में काली मिट्टी में पाए जाते हैं। काली मिट्टी अधिकतर कहाँ पाई जाती है, यानी काली मिट्टी अधिकतर किन स्थानों में भारतवर्ष में पाई जाती है? तो यह गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में काली मिट्टी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लाल मिट्टी का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है। फिर लाल मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी पैदा होती है? तो लाल मिट्टी में मोटे अनाज वाली फसलें, गेहूं, चावल आदि उत्पन्न होता है। फिर लेटराइट मिट्टी कितने प्रकार की होती है? जो लेटराइट मिट्टी होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो यह 3 प्रकार की होती है। फिर लेटराइट मिट्टी किन फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है? तो लेटराइट मिट्टी में हम कहवा, चाय, कॉफी, मोटे अनाज वाली फसल आदि उत्पन्न कर सकते हैं। फिर लेटराइट मिट्टी कहाँ मिलती है? तो लेटराइट मिट्टी जो है यह चौरस उच्च श्रेणियों में यह पाई जाती है। फिर लेटराइट मिट्टी में किस खनिज की मात्रा अधिक होती है? तो लेटराइट मिट्टी में चूना, लोहा ऑक्साइड और पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। स्थलीय मिट्टी में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है इसमें पर्याप्त मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इसमें पर्याप्त मात्रा क्या होती है? बालू की होती है, अर्थात इसका उत्तर क्या होगा? बालू। फिर मरुस्थलीय मिट्टी में कौन सा खनिज अधिक होता है? जो मरुस्थलीय मिट्टी है इसमें कौन सा खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसमें नमक अधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर मरुस्थलीय मिट्टी में क्या कम होता है, यानी मरुस्थलीय मिट्टी जो होती है उसमें किसकी मात्रा कम होती है? तो इसमें नमी की मात्रा बहुत कम हो। मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मिट्टी हमारी जो है यह शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है, जैसे राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब और गुजरात आदि क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। फिर पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जो पर्वतीय है तो पर्वतीय मिट्टी हिमालय के पर्वत श्रेणियों में यह पाई जाती है। फिर पर्वतीय मिट्टी कैसी होती है? तो ये कैसी होती है? यह दलदली होती है। और पर्वतीय मिट्टी में कौन सी फसल होती है? तो पर्वतीय मिट्टी में अधिकतर चाय की फसल उत्पन्न होती है। फिर भारत की मिट्टी में उर्वरा शक्ति कम क्यों होती है? जो भारत की मिट्टियां हैं, चाहे वो कोई भी मिट्टी हो, जलोढ़ हो, पर्वतीय हो, मरुस्थलीय हो, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, तो इनमें उर्वरा शक्ति की कमी क्यों होती है? क्योंकि
इनमें उर्वरा शक्ति की कमी मृदा अपरदन के कारण होती है। मृदा अपरदन क्या है? जब भूमि की ऊपरी परत जो मृदा कहलाती है वह बह जाती है पानी के साथ या अन्य कारण जो भी होते हैं उनके कारण यह परत पूरी तरह हट जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। तो भारत की मिट्टियों में मृदा अपरदन ज़्यादा मात्रा में होता है, इस वजह यहाँ की जो मिट्टियाँ हैं उनमें उर्वरा शक्ति की कमी होती है। फिर पहाड़ी ढालों के तलहटी में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इनमें टर्शियरी कालीन मिट्टी पाई जाती है। आज हमने लगभग 33 प्रश्नों को हल किया, मिट्टी से संबंधित 33 प्रश्नों को हल किया। अब अगला मैं जल से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेके आऊंगी, तब तक आप इन्हें पढ़िए, याद करिए। हर प्रकार की परीक्षाओं के लिए यह उपयोगी होंगे, ऐसी आशा है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप शेयर जरूर करें। वीडियो के अंत में आपसे यह जरूर कहना चाहूँगी कि वीडियो को पूरा देखा करें और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है वह आप कमेंट करके हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।